हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल के बारे में कि इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल की जरूरत क्यों पड़ी थी और कौन कौन से इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल होते हैं और ये किन के द्वारा दिए गए थे और हम इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल की जरूरत क्यों पड़ी थी। आज हम सब इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक सिनेरियो रखते हैं, कुछ सिनेरियोज रखते हैं जिसके कि हम इनको समझ सकें कि इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल होता क्या है। मान लीजिए आपके पास आपके हॉस्पिटल में कोई कई सारे पेशेंट्स एडमिट हैं आईपीडी के अंदर। तो किसी पेशेंट की मान लीजिए आपको मेडिकेशंस करने जाना है। अब आप जब मेडिकेशंस करने जा रहे हो उस पेशेंट की, तो एक ही नाम के दो पेशेंट अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, तो आपने अगर मान लीजिए जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अगर डॉक्टर को कोई मेडिकेशन देनी है, पेशेंट को मेडिकेशन देनी है, तो मान लीजिए उन्होंने पेशेंट का नाम या आइडेंटिफिकेशन अगर चेक नहीं किया ठीक से, तो अगर एक ही नाम के दो पेशेंट अगर एडमिट रहेंगे तो वहाँ पे मेडिकेशन एरर वगैरह होने के चांसेस हैं या गलत मेडिकेशन जाने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ एक हमारी फर्स्ट गलती हो जाएगी कि हमने पेशेंट को अगर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया। नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर और उसको पेट में दर्द है। तो पेट में दर्द है और उसके साथ में कम्युनिकेशन अगर आपने ठीक नहीं किया तो वो अपने दर्द को अच्छे से बता नहीं पाएगा या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो आपके बीच में और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहना चाहिए। और मान लीजिए डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन एडवाइस की, तो आपने क्या है कि उस मेडिकेशन को अच्छे से अगर सुना नहीं, या फिर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसको अगर प्रिस्क्रिप्शन एरर की वजह से अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई, तो आपने डॉक्टर से उसके बारे में क्रॉस चेक नहीं किया कि ये कौन सा मेडिकेशन है, तो वहाँ पे आप पेशेंट को गलत मेडिकेशंस भी दे सकते हो। तो इसलिए डॉक्टर्स और पेशेंट्स, डॉक्टर और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, नर्सिंग स्टाफ है, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए जिससे कि हमारे पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो सकती है। एंड पेशेंट भी, अगर हमारा पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच में अगर जो भी कम्युनिकेशन है वो क्लियर रहेगा तो पेशेंट अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर बता पाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर डॉक्टर ने कोई भी मेडिकेशन वर्बली या फ़ोन पे अगर एडवाइस की है और सिस्टर ने या जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसने ठीक से नहीं सुना है या क्रॉस चेक नहीं किया है रिपीट करके, तो वहाँ पे क्या है कि सेकंड हमारा गलती हो सकता है। तो इसी तरह इन गलतियों को सुधारने के लिए आईपीएससी हमारी हेल्प करता है। मान लीजिए तीसरा सिनेरियो हम आपके सामने रखते हैं। तो तीसरे सिनेरियो में क्या है कि इम्प्रूव, जैसे कि सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन। तो जो कुछ हाई अलर्ट मेडिकेशन हॉस्पिटल के अंदर होती हैं, तो मान लीजिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है कैल्शियम ग्लूकोनेट या पोटेशियम क्लोराइड, तो आपने ऐसे ही वो मेडिसिन उठा के किसी ने डायरेक्टली दे दी, तो वहाँ पे क्या है हमारा तीसरा जो आईपीएसजी उसमें हेल्प करेगा कि हाई अलर्ट मेडिकेशंस के बारे में हम अच्छे से पढ़ के और उनको अच्छे से सेफ करके रखें। मान लीजिए तीसरा सिनेरियो हम आपके सामने रखते हैं कि जैसे कि तीसरा जो चौथा चौथा जो आईपीएसजी है वो सर्जरी से रिलेटेड है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की अपेंडिसाइटिस की सर्जरी होने जा रही है और अगर आपने सही से मार्क नहीं किया है, फाइल में सही से मेंशन नहीं किया है, या फिर हैंडओवर टेक ओवर में कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, तो वहाँ पे क्या है कि आईपीएससी हमारी हेल्प करता है। अगर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे तो पेशेंट की सेफ सर्जरी इंश्योर की जा सकती है। और मान लीजिए अगर हॉस्पिटल के अंदर कई सारे पेशेंट्स एडमिट हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स के पास में इन्फेक्शन नर्सिंग स्टाफ के द्वारा ले जाया जा सकता है, वो कैरियर बन सकते हैं। तो हमें ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो। एंड लास्ट आता है हमारा रिड्यूस टू पेशेंट फॉल। तो पेशेंट फॉल, अगर कई सारे क्या है कि मेंटल रिटायर्ड पेशेंट रहते हैं या कोई साइकेट्रिक पेशेंट रहते हैं या फिर वनरेबल पेशेंट, तो सारे ही होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अगर वो बेड से गिर जाते हैं या फिर अपन पेशेंट को कहीं लेके जा रहे हैं, रेडियोलॉजी लेके जा रहे हैं, लेबोरेटरी लेके जा रहे हैं, तो व्हील चेयर से हम पेशेंट को अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है तो वहाँ पेशेंट के गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आईपीएसजी हमारी इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो हम आज सब उसी के बारे में
पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि ये आईपीएससी होते क्या है। तो आईपी उसके बारे में इंट्रोडक्शन अगर हम इसका समझना चाहें तो देखिए आईपीएससी क्या होता है कि आईपीएससी हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जेसीआई, जिसके द्वारा पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ गोल्स तैयार किए हैं, उनको अपन आईपीएसजी बोलते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। तो अगर हम आपसे अगर मान लीजिए हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट दे आर, है ना, ये क्या होते हैं, व्हाट दे आर, तो अगर हम कोई हमसे क्वेश्चन करता है कि व्हाट दे आर, तो अ कोर कंपोनेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, अ कोर कंपोनेंट्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी इन हेल्थ केयर। तो मतलब जो भी पेशेंट की सेफ्टी के लिए कुछ कंपोनेंट्स हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस आप लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन। पेशेंट की कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जेसीआई के द्वारा दिए गए हैं, उन्हीं को अपन बोलते हैं आईपीएसजी, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। अब अगर क्वेश्चन किया जाता है, मान लीजिए हु क्रिएट देम, है ना, ये किसके द्वारा दिए गए थे, हु क्रिएट देम, तो हु क्रिएट देम ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो उसको अपन बोलते हैं जेसीआई, इन जॉइंट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल, ज्वाइंट कमीशन ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा ये दिए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या होते हैं। तो इसके पर्पस की बात की जाए अगर कि ये क्यों दिए गए थे, तो देखिए इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल देने के कारण पीछे सबसे मेन कारण तो यही था कि हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं कि हमारा पेशेंट है वो हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित रहे, उसको जो भी मेडिकेशंस हैं वो ठीक से ठीक प्रकार से जाएं, पेशेंट की सर्जरी है वो ठीक से जाए, है ना, पेशेंट को कभी भी पहचानने में कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा यही आता है, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, है ना, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंट मेडिकल एरर या मेडिसिन एरर, प्रिवेंट मेडिकल एरर। तो हॉस्पिटल सेटअप के अंदर कोई भी अगर एरर है उससे प्रिवेंट कराने के लिए हम आईपीएसजी की हेल्प लेते हैं, इसीलिए आईपीएसजी दिए गए थे। तो सेकंड पॉइंट हमारा प्रिवेंट मेडिकल केयर है ना, मेडिकल हॉस्पिटल इसके अंदर किसी भी तरह का एरर होने से बचाने के लिए आईपीएसजी दिए गए थे। एंड लास्ट हमारा आता है एनहेंस हेल्थ केयर क्वालिटीज, एनहेंस हेल्थ केयर क्वालिटीज, एनहेंस HEALT हेल्थ केयर क्वालिटीज। तो देखिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो सभी चाहते हैं कि वो एक हाई क्वालिटी केयर प्रोवाइड करे। तो हमेशा आईपीएसजी को फॉलो करके हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज दी जा सके एवं उनको जो केयर है वो हाई क्वालिटी की दी जा सके। तो आईपीएसजी हमारी इसमें हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पर्पज थे, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, प्रिवेंट मेडिकल एरर एंड एनहेंस हेल्थ केयर क्वालिटीज। अब देखिए हम बात कर लेते हैं कि आईपीएसजी कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कौन कौन से आईपीएसजी होते हैं, तो हमारे जेसीआई के द्वारा 6 आईपीएसजी गोल सेट किए गए हैं, है ना। तो हम एक एक करके उनको डिफाइन करेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट करेक्टली, है ना। तो
तो हमारा सबसे फर्स्ट आईपीएसजी है आईपीएसजी फर्स्ट, जिसका नाम है आइडेंटिफिकेशन पेशेंट करेक्टली। आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। तो ये हमारा फर्स्ट। अब इसमें क्या होता है, देखिए किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 वेज का यूज कर सकते हैं कोई भी। अब पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप नाम का, आईडी नंबर का, यूएचआईडी नंबर, आईपी नंबर, है ना। तो हॉस्पिटल के अंदर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जिसको अपन यूनिक हॉस्पिटल आईडी नंबर बोलते हैं। तो यूएचआईडी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपी नंबर, जो भी हॉस्पिटल आईपीडी के अंदर एडमिट होता है, तो एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को एक आईपीडी नंबर दिया जाता है। तो आईपीडी नंबर के द्वारा हम पेशेंट को पहचान सकते हैं। दूसरा, हम पेशेंट से वर्बली इंट्रोडक्शन लेके हम पेशेंट को पहचान सकते हैं कि उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका एड्रेस पूछ सकते हैं, या पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर्स है, फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स के हम कम्युनिकेट करके हम पेशेंट को पहचान सकते हैं। पेशेंट का फाइल देख सकते हैं, पेशेंट की फाइल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है ना। पेशेंट को हम पेशेंट का एज है, एज, जेंडर, एवं पेशेंट के डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर नेम है। तो पेशेंट किस डॉक्टर के अंदर एडमिट है, किस यूनिट में एडमिट है, नेफ्रोलॉजी में, यूरोलॉजी में, या फिर ऑन्कोलॉजी में, किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिट है, तो हम वो उस तरीके से भी पहचान सकते हैं। डेट ऑफ एडमिशन से हम पहचान सकते हैं, वार्ड या बेड नंबर से हम पेशेंट को पहचान कर सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ से हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतने सारे आइडेंटिफाई करने के मार्क होते हैं। हम किसी भी 3 तरीके से पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, आइडेंटिफाई करने की जरूरत कब कब पड़ती है पेशेंट को, है ना, कि हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कब करेंगे। अब मान लीजिए आपको कोई पेशेंट है, वो किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने जा रहे हैं, है ना, आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट करने जा रहे हैं, तब हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम पेशेंट से का ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने से पहले हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट को मेडिकेशंस देने जाना है, कभी भी पेशेंट को मेडिकेशंस देने जाना है, तो हमें पेशेंट को उससे पहले एक बार आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को हम ठीक पेशेंट को मेडिकेशन देने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है जब हम पेशेंट का शिफ्ट हैंड ओवर करते हैं, जब भी, तब भी हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, तभी नेक्स्ट स्टार को हैंड ओवर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली। सेकंड हमारा आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आईपीएसडी सेकंड। इम्प्रूव कम्युनिकेशन में अब देखिए, कम्युनिकेशन किन किन लोगों के बीच हो सकता है। पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए डॉक्टर और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, और कोई मेडिकेशन है जो डॉक्टर ने फोन पे वर्बली अगर एडवाइस की हुई है, तो क्या है कि हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवं क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। जब भी डॉक्टर हमको कोई एडवाइस करता है, मान लीजिए फोन पे एडवाइस कर रहा है, तो हमको उस मेडिकेशन का नाम एक बार रिपीट करके देख लेना है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए डॉक्टर ने बोला है कोई भी दवाई है, जैसे डाइक्लोफेन बोला है, तो हमको डॉक्टर से पूछना है कि डी फॉर डाइक्लोफेन का एक बार आप स्पेलिंग एक बार प्रोनाउंसिएशन करके बता दीजिए, जैसे कि डी फॉर दिल्ली, है ना, सी फॉर कंट्री, है ना, शहर के, जैसे कि शहर के नाम के अकॉर्डिंगली हमको डॉक्टर से पूछना है कि आप एक बार एक एक वर्ड को मुझे क्लियर बता दीजिए। और जब भी मान लीजिए डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब दी है, तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, तो आप डॉक्टर से एक बार क्लियरली पूछ लीजिए। मतलब जो भी कम्युनिकेशन है डॉक्टर और नर्स के बीच, वो इफेक्टिव एवं क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और सेकंड आता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर को एकदम क्लियर बता देना चाहिए, जिससे कि क्या है, पेशेंट को
जो भी प्रॉब्लम्स है उसका डायग्नोसिस बनाने में डॉक्टर को हेल्प होती है। जो भी अपना मतलब पास्ट हिस्ट्री है या जो भी उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके बारे में डॉक्टर को क्लियर एकदम बता देना चाहिए। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन में। जब एक नर्सिंग स्टाफ दूसरे नर्सिंग स्टाफ को हैंड ओवर कर रहा है तो उस समय क्या है कि पेशेंट के बारे में एक छोटी से छोटी डिटेल हुई नेक्स्ट शिफ्ट स्टाफ को आ, आपस में देना है। मतलब एक नर्सिंग स्टाफ दूसरे नर्सिंग स्टाफ को जब पेशेंट का हैंडओवर देगा तो छोटी से छोटी चीजें हमको नेक्स्ट स्टाफ को बताना है। या फिर कोई भी हम जब हैंडओवर करने जा रहे हैं तो हमको एक पॉकेट डायरी रखना है और हमारे पेशेंट का क्या क्या स्पेशल है, क्या क्या प्लान है, उसके बारे में हमें एक डायरी में नोट आउट करते जाना है कि हमारे पेशेंट की ये कल प्लान है, कल उसको कोई टेस्ट कराना है या कोई टेस्ट आउटसोर्स भेजना है या उसकी कोई भी रेडियोलॉजी टेस्ट करवाना है। तो इसके बारे में हमें अगले स्टाफ को एकदम क्लियर बता देना है। या पेशेंट की कुछ भी इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है उसके बारे में, कोई भी मेडिकेशन रिएक्शंस है उसके बारे में, पेशेंट के बारे में एक एक छोटी छोटी चीज हमें नेक्स्ट स्टाफ के बारे में बताना है, नेक्स्ट स्टाफ को बताना है। क्योंकि हमें कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिव और क्लियर रखना है जिससे कि हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। एंड हमारा नेक्स्ट थर्ड आता है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस। इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ IPSG थर्ड। सेफ तो इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशंस, इसका मतलब है कि जब भी हम हाई अलर्ट मेडिकेशंस को यूज कर रहे हैं तो उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जैसे कि हॉस्पिटल्स के अंदर हाई अलर्ट मेडिकेशंस को क्या है, एक रेड कलर का लेबल जिसके ऊपर हाई अलर्ट लिखा रहता है उसके साथ हम मार्क करके रखते हैं। और हाई अलर्ट मेडिकेशंस को हमेशा डबल लॉकर में रखा जाता है जिससे कि क्या है उनका मिसयूज ना हो सके। और हाई अलर्ट मेडिकेशंस देखिए होता क्या है कि हाई अलर्ट मेडिकेशन एक छोटा सा वाइड ड्रग जिसका एक छोटा सा ड्रॉप भी पेशेंट के अंदर अगर जाता है तो एक बहुत बड़ा हार्म क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर। एक सिंगल छोटा सा ड्रॉप भी अगर पेशेंट को दे दिया जाए, जैसे कि हाई अलर्ट मेडिकेशन का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इंसुलिन हो गया, NH3% हो गया, फेंटानिल हो गया, मॉर्फिन हो गया और पैरालाइटिक ड्रग हो गए जैसे कि एट्राक्यूरियम हो गया, सुकोल हो गया। तो इस तरह के इंजेक्शंस को क्या है कि डबल लॉकर में हमेशा रखा जाता है। और जब भी हम इनको पेशेंट को एडमिनिस्टर करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई कर लेना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देख लेना है, डोज चेक कर लेना है कि कितना डोज देना है। क्योंकि इसका छोटा सा भी स्मॉल ड्रॉप भी एक बहुत बड़ा हार्म बॉडी के अंदर क्रिएट कर देगा। तो हमें हाई अलर्ट मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करने से पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। एंड हमारा फोर्थ IPSG गोल आ जाता है एंश्योर सेफ सर्जरी। एंश्योर सेफ सर्जरी तो देखिए पेशेंट की सेफ सर्जरी हमको इंश्योर करनी है कि हमारा जो पेशेंट है उसकी सर्जरी है वो ठीक से हमेशा जिस पार्ट की सर्जरी करवाने आया है पेशेंट उसी पार्ट की सर्जरी हो और जो प्रोसीजर करवाने आया है वही प्रोसीजर हो। तो हमें क्या है हमेशा करेक्ट साइड पहचाननी है, करेक्ट प्रोसीजर करवाना है और करेक्ट पेशेंट की सर्जरी करवानी है। इसके लिए हम जैसे कि यूज कर सकते हैं करेक्ट साइट, करेक्ट पेशेंट और करेक्ट प्रोसीजर। तो हमें पेशेंट का हमेशा जो जिस साइड की सर्जरी होने जा रही है हमें उस साइड की सर्जरी को हमेशा मार्क करना है, इस तरह से एरो लगा देना है ना। मान लीजिए अगर राइट हैंड की सर्जरी होने जा रही है तो राइट हैंड की सर्जरी के ऊपर एरो से उसको मार्क करना है। मान लीजिए हमारे राइट हैंड की आईज की अगर सर्जरी होने जा रही है
तो राइट आई के ऊपर मार्क लगा देना है इस तरह से। ये मान लीजिए आई है, तो आई के ऊपर इस तरह से मार्क कर देना है, जिससे कि डॉक्टर को पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा जो भी पेशेंट की सेफ्टी है वो इंश्योर हो सकेगी। कभी कभी गलती ये हो जाती है कि पेशेंट की राइट लेग की सर्जरी होने थी और बाई चांस कोई भी किसी भी कारण से लेफ्ट पैर की सर्जरी हो गई। अब वहाँ आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हुई, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई या कहीं भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन पेशेंट का ऑलरेडी राइट पैर में प्रॉब्लम थी, राइट लेग पहले से खराब था और सर्जरी करके लेफ्ट लेग भी पेशेंट का खराब कर दिया गया, या फिर कुछ दिन के लिए पेशेंट चल नहीं पाया तो दोनों पैरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो ये क्या है कि पेशेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। एंड हमारा फिफ्थ IPSC गोल है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। फोर्थ आता है हमारा रिड्यूस द रिस्क ऑफ, सॉरी फिफ्थ आता है एसोसिएट इन्फेक्शन। अब देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर जब पेशेंट एडमिट रहता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो जिसको अपन नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, कि जब पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे और उसको 48 आवर्स के अंदर ही अगर कोई इन्फेक्शन लग जाता है तो उसको अपन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इससे पेशेंट को सेफ करने के लिए जो IPSC 5 है वो हमारी हेल्प करता है, जिसमें क्या है देखिए जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, वो कभी कभी इन्फेक्शन के सोर्स बन जाते हैं। जब भी एक पेशेंट को हमने ट्रीट किया उसके बाद हम दूसरे पेशेंट के पास में गए तो हम क्या है कि इन्फेक्शन को दूसरे पेशेंट के पास में एक ले जाके जा सकते हैं, तो हम एक इन्फेक्शन का सोर्स भी बन जाते हैं कभी कभी। तो हमें हमेशा इंश्योर करना है कि पेशेंट को जब भी ट्रीट करें तो हम हैंड वॉशिंग हमेशा करते रहें, पेशेंट को हैंड रब करते रहें पेशेंट, और हम नर्सिंग वेरियर्स होते हैं, ग्लव्स हैं, मास्क है, कैप है, एप्रिन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग के होते हैं, वो 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन के होते हैं कि हमें हैंड हाइजीन कब कब करनी है, तो हमें 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना है। 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो देखिए 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन क्या क्या होते हैं। जब भी हम पेशेंट को बिफोर टचिंग द पेशेंट, जब भी पेशेंट को टच कर रहे हैं तब हम पेशेंट को हमें हैंड हाइजीन करना है। एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, जब भी पेशेंट को हम टच करके आ रहे हैं तो उसके बाद हमें हैंड हाइजीन करना है। बिफोर द प्रोसीजर, जब भी हम कोई प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें हैंड हाइजीन करना है। आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग्स, जो पेशेंट की सराउंडिंग्स है, बेड है, साइड रेल्स हैं, उनको टच करने से पहले हमको उसको टच करने के बाद हमको हैंड हाइजीन करना है। और आफ्टर फ्लूइड बॉडी एक्सपोजर, मतलब अगर पेशेंट को कोई बॉडी से फ्लूइड निकला है और उसको अगर वो हमारी कांटेक्ट में आ गया है तो तब हमें हैंड हाइजीन करना है। तो ये 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है, इनको फॉलो करना है और हमेशा हैंड वॉशिंग करते रहना है या हैंड वॉश करने की प्रैक्टिस हमको करनी है। तो जिससे क्या है कि हम पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं और पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म, है ना, रिड्यूस द पेशेंट रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स। हमारा 6 आ जाता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट, reduce the risk of patient harm resulting of patient fall। तो ये हमारा 6 IPSC हो गया, है ना, जिसको अपन IPSC, ये हमारा 5 था, IPSC ये हमारा 5 था, और ये हमारा IPSC
ये 6 हो गया। तो हम पेशेंट का जब भी अब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट रहता है तो पेशेंट को फॉल रिस्क से हमें हमेशा बचाना है। मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, या मेंटल रिटार्ड पेशेंट है, या एल्कोहलिक पेशेंट है, इलीगल ड्रग एब्यूज वाला पेशेंट है, तो वो ऐसा पेशेंट क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और वो कभी भी गिर सकता है। तो पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए हमेशा हमें, अगर इरिटेबल पेशेंट है तो उस पेशेंट को हम रिस्ट्रेन पॉलिसी के तहत रिस्ट्रेन करके रख सकते हैं। और मान लीजिए मेंटल रिटार्ड पेशेंट है तो साइकेट्रिक का ओपिनियन लेके या उसको सिडेट करके रख सकते हैं, और उसको जो भी मेडिकेशन है वो टाइम से दे सकते हैं। पेशेंट की बेड की जो साइड व्यूज होती हैं उनको हमेशा हमको अप करके रखना है, उसको कभी डाउन नहीं करना है, तो उससे भी हम पेशेंट को फॉल से बचा सकते हैं। एंड देन जब हम पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाते हैं या रेडियोलॉजी या लेबोरेटरी लेके जाते हैं, तब भी हमें पेशेंट की व्हील चेयर में जो सेफ्टी बेल्ट रहती है, हमेशा सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है, जिससे कि हम पेशेंट फॉल से पेशेंट को बचा सकें। तो ये हमारे कुछ IPSG गोल थे जिनके बारे में मैंने आज आपको बताया था, जिसमें हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट है। तो सबसे पहले हमारा IPSG था आइडेंटिफाई पेशेंट करेक्टली, सेकंड है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, थर्ड है इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ हाई अलर्ट मेडिकेशन, एंड फोर्थ आता है एंश्योर सेफ सर्जरी, एंड 5 आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, एंड 6 हमारा आता है रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉल। तो ये हमारे 6 IPSG गोल थे जिनके बारे में मैंने आपको कोशिश की है कि सारी चीज़ें क्लियर कर दी हों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो नर्सिंग कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम अपने हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले पेशेंट्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। और सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।